हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास के साथ। तो आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है उसके स्ट्रक्चर को। तो उस स्ट्रक्चर को जो देखेंगे कि जैसे एक सेंट्रल में जो जो व्यवस्था होती है, जैसे केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक शासन व्यवस्था है। उसी शासन जो व्यवस्था है उसको संसदीय प्रणाली कहते हैं, जिसके प्रमुख 3 अंग हैं। कार्यपालिका कार्यपालिका में कौन-कौन होता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय व महाधिवक्ता। उसके बाद 2 नंबर पे आता है विधानमंडल। विधानमंडल में कौन-कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। और नंबर 3 पे आता है न्यायपालिका। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका की। जो कार्यपालिका जो होती है, तो राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था करता है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। तो राज्यपाल जो होता है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि राज्यपाल केंद्र और राष्ट्रपति की तरह ही, तो केंद्र और राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्य का अध्यक्ष होता है। जैसे केंद्र में एक अध्यक्ष होता है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, वैसे ही राज्य में एक अध्यक्ष होता है राज्य का, उसको राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्यपाल में ही सारी कार्यपालिका शक्ति राज्य की जो होती है वो निहित होती है। तो आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात याद रखने वाली ये बात है कि राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। जब वो विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है, संविधान में कुछ विवेकीय शक्तियाँ दी हैं, तो वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, संविधान में बड़े सिचुएशन हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं, तो जब वो विवेक का अपना प्रयोग करता है तब वो वास्तविक प्रमुख होता है। और जब वो राज्य का जो राज्यपाल होता है, विवेकीय शक्तियाँ नहीं काम करती हैं जिसकी, तब वो संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आगे चलते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। ये बात याद रखने वाली है। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य के जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसका कुलाधिपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ये वाली बात याद रखनी है। आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह इसी के इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? 5 साल के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट ये बना कि राज्य के विश्वविद्यालय का प्रमुख कौन होता है? कुलाधिपति होता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है, ये वास्तविकता है। और राज्य के महाधिवक्ता की, आगे पढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि पदों पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, लोकायुक्त हो गया और अन्य पद हो गए, तो उनकी नियुक्तियां, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, उसके पदों की नियुक्तियां होती हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्तियां होती हैं वो राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। तो इतनी जो राज्यपाल की जो बातें हैं। आगे पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 में लिखा है के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जो होता है 164 के अनुसार सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा एवं अनुसूची 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये वाली बात इसमें लिखी गई है कि पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा 164 के अनुसार और उसके बाद वो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा एवं अनुसूची 3 के अनुसार अनुरूप पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो ये उसके राज्यपाल की काम है। नेक्स्ट है कि मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अब जब मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी तो जो मंत्री पद का जो ग्रहण करेगा जो सदस्य, उसको किसी भी एक सदन में और सदन कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद, उसका सदस्य होना, सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, वह अनिवार्य है। तो 6 महीने के भीतर उसे किसी सदस्य की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, वो अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में उसे मंत्रिपरिषद में पद नहीं मिल सकता। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है वही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है और यही विधानमंडल के पथ प्रदर्शक की धुरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य का कार्यपालक जो है, मुख्यमंत्री राज्य जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य कार्यपालिका जो होती है उसका वास्तविक जो मुखिया होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। वो राज्य शासन का कप्तान होता है। उसके कार्य दायित्वों की पुष्टि वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री की सेंट्रल में है। तो वैसी कार्य, वैसी शक्तियाँ हैं जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री है,
वैसे राज्य में उसका छोटा रूप, लघु रूप कह सकते हैं मुख्यमंत्री को। आगे बढ़ते हैं सचिवालय। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। वे प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत हों यह आवश्यक नहीं है। वास्तविकता भी यही है कि जो राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसके मंत्रिपरिषद होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं वो अलग अलग विषय की ज्ञाता तो नहीं है और प्रशासन की अन्य जो बारीकियां उससे अवगत नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वो उससे जो है पारंगत हों उसमें। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाए। तो एक प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है जिसको सचिवालय कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सचिवालय कहा जाता है। तो इस तरह सचिवालय का निर्माण होता है। तो राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहते हैं। तो राज्य सचिवालय के जो प्रशासनिक अध्यक्ष हैं उसको मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। मुख्य सचिव होता है राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद है वो पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह राज्य कैडर में आईएएस का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। जो राज्य कैडर होता है उसमें आईएएस का वरिष्ठतम अधिकारी होता है और राज्य प्रशासन की वो धुरी होता है। आगे चलते हैं कार्यकारी विभाग यानी कि निदेशालय। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख है। कार्यकारी विभाग जो होता है निदेशालय, राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद जो है राजनीतिक प्रमुख होता है और सचिव सचिवालय जो प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग यानी कि निदेशालय होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्यकारी जो विभाग है जिसको निदेशालय कहते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है कि राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रमुख होता है, प्रमुख सचिव सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है। तो कार्यकारी जो विभाग है वो तीसरा जो है महत्वपूर्ण विभाग होता है। किस किस के बाद? मंत्रिपरिषद का जो सचिव सचिवालय उसके बाद और प्रशासनिक जो है राजनीतिक मंत्रिपरिषद के बाद और सचिवालय के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण पद है, एक तो हो गया मंत्रिपरिषद, दूसरा हो गया सचिवालय, तीसरा हो गया कार्यकारी विभाग जिसे निदेशालय कहते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय का क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। ऊपर के जो विभाग होते हैं मंत्रिपरिषद और सचिवालय होते हैं वो नीति निर्माण करते हैं। सचिवालय का काम है मंत्रिपरिषद को, मंत्रियों को विभिन्न विषयों से जागरूक कराना और उनको जब वो नीतियाँ बनाते हैं तो उसमें सहायता करना। जब ये कानून बनते हैं तो उसको जो है पूरा कराने का, क्रियान्वयन करने का काम जो है निदेशालय का होता है और तो उसके लिए वो जिम्मेदारी एक संस्था के रूप में काम करता है कार्यकारी विभाग यानी कि निदेशालय। आगे चलते हैं मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन। राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयाँ नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। ठीक है, तो राज्य के विभिन्न विभाग होते हैं, उनकी कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं, वो नीचे तक फैली होती है और सबके अपने विभाजन होते हैं। जैसे नंबर 1 महाधिवक्ता। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा, अवधि उसकी जो है निर्धारित नहीं है, उसकी नियुक्ति की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है और कितनी अवधि होगी ये निर्धारित नहीं है। इस पद पर नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ हो और कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को वो क्या है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। क्या क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय तक वो न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य कर रहा हो। ऐसे जो व्यक्ति को वो महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और बातों के साथ। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग उसकी महाधिवक्ता की। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है। कौन? महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता होता है वो विधि के विषयों पर जो है राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। जो राज्यपाल जो काम सौंपेगा उसको जो है वो संपादन करेगा, उसको पूर्ण करेगा। पहली बात तो यह है कि विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो महाधिवक्ता होता है वो सदन की जो बैठकें होंगी, चाहे विधानसभा, विधान परिषद की या संयुक्त, तो उसमें बैठ सकता है
उसमें बोल भी सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलते हैं विधानमंडल की बात पे। विधानमंडल को शुरू करते हैं। विधानमंडल जो होता है, राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो राज्य में जो कानून बनेंगे वो विधानमंडल के द्वारा बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई कानून पारित किया जाता है तो विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधानमंडल। राज्यपाल की बात की जा रही है। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। तो राज्यपाल जब कानून बनता है तो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो कानून जो होता है वो कोई कानून वास्तविक कानून का रूप धारण कर सकता है। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता, कानून लागू नहीं हो सकता। राज्यपाल सदनों के अधिवेशन को आहत करता है। अब ये राज्यपाल के काम है कि राज्यपाल क्या क्या करता है। सदन के अधिवेशन पर अधिवेशन आहत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा का विघटन करता है, दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, निम्न सदन में बजट रखवाता है, साक्ष्यों की निरर्हताओं का विनिश्चय करता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी कार्य राज्य के विधायी कार्य हैं। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं ऊपर जो बताए गए हैं। अब ये विधान परिषद पे आ जाते हैं। विधान परिषद होता है जो उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो विधान परिषद है वो उच्च सदन के रूप में विख्यात है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। अब आगे चलते हैं। वर्तमान में उसमें कुल 100 सदस्य हैं। तो सदस्यों की संख्या विधान परिषद में 100 है। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। तो निर्वाचक मंडल द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा भरा जाएगा और 1/3 नगर निकायों, जिला वार्डों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भरा जाता है। तो 1/3 नगर निकायों, जिला वार्डों, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भरा जाता है। उसके बाद 1/12 विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा भरा जाता है। तो 1/12 जो विश्वविद्यालय के जो 1/12 सदस्य हैं वो विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातक होंगे, उनसे भरा जाएगा। नेक्स्ट है 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा भरा जाता है तथा शेष 1/6 भाग सदस्यों के राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। तो 1/12 हैं, 1/12 जो विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से जो है अधिक पुराने जो स्नातक हैं विश्वविद्यालय के, उनसे भरा जाएगा। और 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थान हैं, जो इंटर कॉलेज हैं और डिग्री कॉलेज हैं, उनके अध्यापकों द्वारा भरा जाता है। और शेष 1/6 भाग सदस्यों के राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। इस तरीके से इसका जो है विधानमंडल का जो है गठन होता है, यानी कि राज्य विधान परिषद का। नेक्स्ट चलते हैं। यह एक स्थायी सदन है। राज्य विधान परिषद की बात हो रही है। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो हर 2 वर्ष बाद वो है खाली होते रहते हैं और सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक क्या है कि आवश्यक ये है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ करता हो। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार अगर वो शपथ करता है तो उसको जो है विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति, एक उपसभापति का चयन करते हैं। तो एक तो विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा इसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। अब विधानसभा की बात हो रही है। तो ऊपर वाली जो बात हो रही थी, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं। उसी में से सदस्य खुद ब खुद, ना कि राज्यपाल नियुक्त करता है, ना ही और कोई मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, सदस्य अपने में से ही बना लेते हैं। अब विधानसभा की बात चल रही है। तो विधानसभा जो होता है, विधानसभा की बात चल रही है, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है या सामान्य सभा कहा जाता है। तो विधानसभा जो होती है
उसको निम्न सदन कहते हैं या सामान्य सदन कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो 60 से तो कम नहीं हो सकते, आर्टिकल 170 कहता है। ये याद रखने वाली बात है। कौन सा आर्टिकल है? 170। वो कहता है कि 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में अपने प्रदेश की विधानसभा में, यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क यानी कि 18 वर्ष या ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये जो सदस्य हैं वो 18 वर्ष से जो ऊपर होते हैं उन मतों से चुने जाते हैं। आगे है विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। तो जो विधानसभा का सदस्य है चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष से कम आयु का ना हो तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इन अर्हताओं के अतिरिक्त उसमें निम्न बातें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए? दिवालिया ना हो, विकृत चित्त का ना हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो एवं भारत की नागरिकता न खो दिया हो। तब ऐसे व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य चुना जा सकता है। तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो। ये वाली बात याद रखने वाली है। 25 वर्ष की आयु ही जो है उसमें आप लागू होती है संसद के लिए, यानी कि लोकसभा के चुनावों के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए, और वही राज्य के विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। आगे चलते हैं। सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। सदस्य जो चुने जाने के बाद पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। तो क्या होता है? सदस्य चुने जाने के बाद पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को क्या किया जाता है? राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरे अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो तीसरी अनुसूची के अनुसार उसको शपथ दिलाएगा। अब बात हो रही है विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। नेक्स्ट आती हैं समितियाँ। समितियों की बात कर रहे हैं। सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सकें। अतः सदन में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था की गई है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग अलग, तो कुछ में संयुक्त होती है। तो अब ये समितियों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतना जो है गहनता से जांच पड़ताल कर सकें। तो राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, तो वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलकर समितियों का गठन करते हैं। और सदन के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती क्योंकि वो प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके। अतः सदन में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग अलग हो सकती है और कुछ संयुक्त हो सकती है। ये वाली बात याद रखने वाली है। नेता विरोधी दल। राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी जो पार्टी होती है जो सरकार में, उसको भी विरोधी नेता के रूप में माना जाता है। जैसे नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती है। जो राज्य का विरोधी दल है, विरोधी दल का मतलब विपक्षी दल है और सबसे बड़ा दल है, उसके जो नेताओं को कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इतनी बात तो जो है विधानसभा की और समितियों की। अब सचिवालय पर चलते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं। तो दोनों सदन होते हैं राज्य विधान परिषद और राज्य विधानमंडल विधानसभा। तो उनके सचिवालय होते हैं और अपने अपने सचिव होते हैं और सचिवालय होते हैं। और उनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। और उनके जो कार्य करने के तरीके हैं, कार्यप्रणाली है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इतनी बात हमने कर ली। अब विधान परिषद के बाद अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है, जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अधीनस्थ होती हैं किसके? उच्च न्यायालय के
जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में है। तो अगर मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद में, खंडपीठ की बात करें तो लखनऊ में। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1866 में हुई थी। ये वाली बात याद रखने वाली है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1866 में हुई थी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो 160 है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो स्वीकृत है पद हैं वो 160 हैं। आगे बात करते हैं, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसकी जो विशेषताएं हैं या योग्यताएं हैं तो 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या इतने वर्ष से उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो या तो उसने वो भारत का नागरिक हो, कोई अगर मुख्य न्यायाधीश बनता है उच्च न्यायालय का या न्यायाधीश बनता है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तो 10 वर्ष से कम तक उसको न्यायिक पद धारण किया नहीं है तो वो उसको नहीं बनाएंगे न्यायाधीश। 10 वर्ष से अगर 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, जिला जज रहा हो या किसी भी जज पे ऐसे न्यायिक कार्य पर रहा हो, न्यायिक पद पर उसने कार्य किया हो 10 वर्ष तक, तो उसको बना सकते हैं जज। इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या उसने जो उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस की हो 10 साल के लिए तो उसको जज बनाया जा सकता है। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जिला न्यायालय, आगे बात करें जिला न्यायालय की तो उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। जिला न्यायालयों की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जिले का एक नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जो नियंत्रण होता है एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है, जिसका नियंत्रण जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। तो जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश होता है जिससे जिला सेशन जज कहते हैं। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला जजों की नियुक्ति की जाती है, सेशन जज की नियुक्ति की जाती है, वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये देखने वाली बात है कि जो राज्यपाल द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो जिला सेशन के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये दोनों बात जो है समझने वाली है। आगे चलते हैं। ये वाली बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बातें याद रखनी है। और वहीं अगर जिला जज की बात करें तो जिला सेशन न्यायाधीश की, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो जिला एवं सेशन जज के नीचे अधीनस्थ न्यायिक सेवा के 2 भाग होते हैं। जिला एवं सेशन जज के नीचे अधीनस्थ न्यायिक सेवा के 2 भाग होते हैं। पहला उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और नंबर 2 उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। एक तो होता है PCSJ, दूसरा होता है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया जाता है। ये जिले की जो है व्यवस्था होती है, 2 न्यायिक सेवाएं होती हैं। तो इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। ये देखने वाली बात है कि जो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं। तो जो है एक तो हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के आदेश से या परामर्श से की जाती है और एक लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती हैं। तो जो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक सेवा है उसकी नियुक्ति जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा है उसकी नियुक्ति भी लगभग उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, लेकिन एग्जाम जो है PCS कराता है, यानी कि लोक सेवा आयोग कराता है। ये तो रही न्यायिक सेवा। अब आगे चलते हैं राजस्व परिषद। राजस्व परिषद की बात करें अगर, तो राजस्व परिषद जो होती है राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद का होता है। राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है।
जो कि प्रयागराज में है। और इसके बाद पारिवारिक न्यायालय आते हैं। पारिवारिक जो न्यायालय होते हैं, पारिवारिक न्यायालय होते हैं, तो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालय में एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। मंडल के प्रत्येक मुख्यालय में, मंडलीय मुख्यालय में एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए। तो अगर दिक्कत है, अगर ज़्यादा वादों की संख्या है, तो दो दो जो है पारिवारिक न्यायालय भी स्थापित किए जा सकते हैं। ये तो रही पारिवारिक न्यायालयों की। आगे बढ़ते हैं लोक अदालत। लोक अदालत में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निदेशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। तो जो समाज का जो कमजोर वर्ग है, ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति पे जो है न्याय पाने के लिए इतनी धन की व्यवस्था नहीं होती, तो अनुच्छेद जो है 39 का, जो 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व जो के द्वारा जोड़ा गया, समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 पारित किया गया। तो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 पारित किया गया, इसीलिए इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो इसलिए जो 39 का के द्वारा राज्य में एक जो है निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया। तो राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर भी लंबित समस्त प्रकार के वादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के जिस दिशा में सतत प्रयासरत है। तो ये और एक जानकारी हमने प्राप्त करी। आगे चलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज प्रणाली जो है वो स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया गया। स्वतंत्रता के बाद जो है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया गया। और पंचायती राज अधिनियम लाने के बाद